करने जा रहे हैं और सबसे पहले खबर पटना के बीएन कॉलेज में हुई बमबारी की शुरू करेंगे। पटना के बीएन कॉलेज में बमबारी की घटना हुई है। बमबाजी की घटना से दहशत का माहौल बन गया। बमबाजी में एक छात्र घायल हो गया। घटना से नाराज लोगों ने अशोक राजपथ को जाम कर अपना विरोध भी जताया। प्रिंसिपल का कहना है कि कॉलेज से असामाजिक तत्वों को निकाला जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पटना यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अक्सर बमबाजी की घटनाएं क्यों हो रही हैं। धमाके से दहला बीएन कॉलेज, हॉस्टल में घुसकर बमबाजी, एक छात्र गंभीर रूप से घायल। बिहार नेशनल कॉलेज यानी बीएन कॉलेज। पटना के बीएन कॉलेज की गिनती कभी बिहार के टॉप कॉलेज में हुआ करती थी, लेकिन आजकल बमबाजी और गुंडई की वजह से ये कॉलेज चर्चा में है। मंगलवार को बीएन कॉलेज कैंपस एक बार फिर बम के धमाकों से दहल उठा। दिन दहाड़े हॉस्टल में घुसकर बमबाजी की गई, जिसमें एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। हम लोग एग्जाम दे रहे थे, एक बार हम लोग पे अचानक देखे कि बम मारा गया है, जिसमें एक बच्चा का सिर फट के बताया जा रहा है कि 5 दिन पहले मारपीट हुई थी, जिसको लेकर ये बमबाजी की गई। अभी हम लोग का कॉलेज का सीआईए एग्जाम चल रहा है। इस दिन पहले भी 2-3 दिन पहले मारापीट। बमबाजी की घटना को लेकर छात्रों में जबरदस्त गुस्सा है। प्रिंसिपल के खिलाफ छात्रों में नाराजगी भी है। नाराज छात्रों ने अशोक राजपथ को जाम कर दिया। ये बोल रहे हैं कि अगर कॉलेज के अंदर कुछ भी होता है तो सिक्योरिटी की हम क्या जिम्मेदारी ले। बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और खुद हम लोग इतने धूप में बाहर हैं और खुद अंदर एसी में बैठे हुए हैं और मेटर को अभी 2 घंटा से 3 घंटा होने वाला है और कुछ भी मेटर एक्शन नहीं ले रहे हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि असामाजिक तत्व के रूप में यदि छात्र होंगे तो कार्रवाई की जाएगी। आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कॉलेज से बाहर निकालेंगे। वो सड़े हुए आम जो है हमारे कॉलेज में रहने की चीज़ नहीं है। एक जो पिछले दिन जो घटना घटी है उसकी जांच कमेटी बनाए हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो हम लोगों ने देखा, वो पूरा वो गमछा बांधे हुए हैं पूरा में, मुंह में आइडेंटिफाई कर। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि पिछली घटना में छात्र मुंह बांधकर आए थे, इसलिए पहचान नहीं हो सकी, लेकिन 9 मई को क्लासरूम में घुसकर छात्र को पीटने वालों का चेहरा साफ साफ दिख रहा है। सवाल है, ऐसे गुंडा तत्वों पर कब कार्रवाई होगी और कब तक पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस ऐसे ही बम धमाकों से दहलते रहेंगे। और अब बात पीएम के संदेश और संबोधन की होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया तो भारत मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान पर पीएम मोदी ने प्रहार के बाद एनडीए का जोश हाई कर दिया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। हम घर में घुसकर मारेंगे। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश में जवानों का जोश हाई है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सैल्यूट किया और ये साफ कर दिया कि अभी कार्रवाई स्थगित हुई। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर एक तरफ विपक्ष सियासत कर रहा है तो दूसरी तरफ एनडीए पीएम मोदी के साथ खड़ा है। एनडीए नेताओं का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया, विपक्ष को इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। चल ही रहा है, कहाँ खत्म हुआ है? ऑपरेशन चलेगा। अब ये सब क्यों नहीं पूछता है कि 2008 में क्यों नहीं ऑपरेशन किए थे? 2008 में अब ये तो कल तो सारा बात बताया ना प्रधानमंत्री। युद्ध विराम, युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था। युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्र का संबोधन किया है उसमें उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और जो आतंकवाद को समाप्त करने का जो संकल्प है उस संकल्प को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। वो स्पष्ट उन्होंने किया है कि कोई देश अनावश्यक इसमें मध्यस्थ बनने की या किसी के ऊपर धौंस जमा के किसी को किसी तरफ ले जाने की
इससे भारत कभी इसको स्वीकार नहीं करेगा भविष्य में, ये उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा। पार्टी ने तो नहीं किया पाकिस्तान पर अटैक में, उनको अधिकार है इसे पूछने का। देश के लोग चाह रहे हैं कि उनको करारा जवाब मिलना चाहिए आतंकवादियों को, और हो रहा है, चिंता नहीं करिए, करारा जवाब मिल रहा है। कुछ काम देश के प्रधानमंत्री और जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं और जो हमारे सेना प्रमुख हैं उनके ऊपर भी छोड़ दीजिए, कुछ काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है। अब अगर आतंकी हमला हुआ तो फिर घर में घुसकर मारेंगे। साथ ही पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता और व्यापार पर प्रतिबंध भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद एनडीए नेताओं का जोश हाई है। एनडीए का कहना है कि पीएम मोदी ने जो कहा है वो किया है, आगे भी ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने वाला है। भारत माता की। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस जयघोष की ताकत। और आज पूरा देश शहादत को सलाम कर रहा है। छपरा के लाल शहीद मोहम्मद इम्तियाज के घर जाकर सीएम नीतीश ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम नीतीश ने परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। सीएम नीतीश खुद जाकर शहीद के परिजनों से मिले और दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया है। मोहम्मद इम्तियाज की शहादत पर सभी को गर्व है। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में क्रॉस फायरिंग में देश की रक्षा करते हुए शहीद मोहम्मद इम्तियाज के बलिदान पर आज सबको गर्व है। सीएम नीतीश कुमार भी शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए छपरा के नारायणपुर गांव पहुंचे। सीएम शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बधाया। सीएम ने परिजनों को 50 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। मुख्यमंत्री शहीद जवान के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 21 लाख रुपए और मुख्यमंत्री राहत कोष से 29 लाख रुपए यानी कुल 50 लाख रुपए का चेक सौंपा है। साथ ही शहीद के बेटे को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। जे नेता से लोगों ने मांग किया था उनके नाम से उप स्वास्थ्य केंद्र हो, उसके नेता ने घोषणा की है, जो लिस्ट अभी आपको मैं दे भी दूंगा। 50 लाख रुपए भी चेक मिला है उनको। उनके बच्चे को, छोटे बच्चे को नौकरी की बात हुई है, उस पर भी बात हुई है। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं यहाँ पे, उससे बात करके उसको पूरा करेंगे। और स्मारक उनके नाम से स्मारक भी बनेगा। जहाँ पे का नामकरण, हॉस्पिटल सड़क का नामकरण भी उन्हीं के नाम से होगा और हॉस्पिटल मंजूर किया गया। सीएम नीतीश कुमार जब शहीद मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहां हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। गांव के लोगों को अपने सपूत की शहादत पर गर्व है और गम भी है। सीएम नीतीश खुद जाकर शहीद के परिजनों से मिले, दुख की घड़ी में उनका हौसला बढ़ाया। देश के लिए शहादत देने वाले शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज गड़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गाँव के रहने वाले थे। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जम्मू से सटे बीएसएफ के आउटपोस्ट पर तैनात थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। तो ऑपरेशन सिंदूर में सारण के लाल शहीद हो गए हैं। बिहार सरकार ने उनके नाम पर सड़क बनाने का ऐलान किया है, जिसका निर्माण भी शुरू हो चुका है। सड़क बनाने से गांव के लोगों में खुशी है और कैसे युद्ध स्तर पर इसका काम हो रहा है, जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे और जाहिर सी बात है जिस घर में शहीद रहते थे आज वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन अब उनके घर पर जो वीआईपी लोगों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए बड़े बड़े गाड़ी पहुंचे हुए हैं जो सड़क निर्माण में जिनकी भूमिका होती है और लगातार सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। तो कितना किलोमीटर रोड बन रहा है? सर इतना ना जाम था ना गाड़ी आने जाने में कि अब हम लोग उसी में लगे हुए हैं। ये रोड इसके पहले था कि नहीं? यहाँ था टूटा हुआ था। कैसा था रोड? टूटा हुआ था। यहाँ का पहले का रोड था सर पक्की का, पक्की यहाँ से
पानी उनी लगता था यहाँ पर, वो उसी के लिए प्रॉब्लम के लिए रोड बनाया जा रहा है। अच्छा, मतलब रोड खराब हो गया था? हाँ, पहले रोड यहाँ पे बहुत खराब था। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको पीछे की दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो स्थानीय बता रहे थे कि यहाँ पे रोड अच्छी नहीं थी और पानी लग जाता था। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, गरखा, सारण। और अब बात ऑपरेशन सिंदूर के महानायक की होगी। बिहार के लाल एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती की चर्चा पूरे देश में हो रही है। भय बिनु होए प्रीति वाला बयान सुर्खियों में है। पूर्णिया के एक छोटे से गांव के रहने वाले एके भारती ने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों को कैसे धूल चटा दी, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। बिहार के पूर्णिया के लाल एयर मार्शल डीजीएओ एके भारती यानी अवधेश कुमार भारती आज पूरे देश में एक बड़ा नाम हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों और पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के बाद अब देश में हर तरफ एयर मार्शल एके भारती की चर्चा हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना का नेतृत्व करने वाले डीजीएओ एयर मार्शल एके भारती यानी अवधेश भारती बिहार के पूर्णिया के एक छोटे से गांव झुन्नी कला के निवासी हैं। एयर मार्शल एके भारती 3 भाई और 1 बहन हैं। एके भारती ने अपनी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया से की है। फिर वो एनडीए में चुने गए। जून 1987 में भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए। एयर मार्शल भारती ने एक फ्रंट लाइन फाइटर बेस की कमान संभाली और भारत के भीतर और बाहर कई महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले। वायुसेना मुख्यालय में डीजीएओ का पदभार संभालने से पहले वो प्रयागराज में सेंट्रल एयर कमांड में सीनियर स्टाफ ऑफिसर के पद पर तैनात थे। पूर्णिया में एके भारती के पैतृक घर में पिता जीवछ लाल यादव और मां उर्मिला देवी, छोटे भाई मिथिलेश कुमार और डॉक्टर राजेश भारती रहते हैं। जैसे ही भारतीय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस वार्ता कर एयर मार्शल भारती ने पूरे अभियान की सफलता की जानकारी दी, पूर्णिया के साथ साथ झुन्नी कला और पूरे बिहार के लोग गौरवान्वित हो गए। एके भारती के माता पिता और पूरे परिवार को उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। वो तो बहुत अच्छा किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो है, पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब मिला और उनका जो है जितना आतंकवादी का संगठन था उसको ध्वस्त किया, ये बहुत खुशी की बात है। हमारा देश का नाम जो है रोशन हुआ। जी हाँ, बहुत बहुत गर्व की बात है और ये देखकर बहुत खुशी हो रही है और बता नहीं सकते हैं कि कितनी खुशी महसूस हो रही है। बहुत गर्व की बात है हमारे लिए नहीं, पूरे पूर्णिया के लिए, बिहार के लिए, इवन कह लें कि पूरे देश के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। बहुत गर्व हो रही है। हम जिले वासियों को, राज्यवासियों को और भारतवासियों को, खास करके छोटे शहर पूर्णिया से जिले के लिए तो बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे लाल कभी कभी इस धरती पर पैदा होते हैं। एयर मार्शल एके भारती पर पूरे देश को नाज है। एके भारती ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े अभियान का नेतृत्व किया और महज 3 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना को नेस्तानाबूद कर दिया, पाकिस्तान को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया। एयर मार्शल एके भारती पहले भी कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। पूर्णिया के लाल एके भारती ने अपने नेतृत्व क्षमता से सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। और अब बात कांग्रेस और आरजेडी के स्टैंड की करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उनका स्टैंड क्या है ये आपको बताएंगे। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सीज फायर की घोषणा के साथ ही सियासत तेज हो गई है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा और केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर चर्चा की जा सके। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी बार बार उसी मांग को दोहरा रहे हैं।
कम से कम पार्लियामेंट सेशन बुला करके उनको धन्यवाद तो देना चाहिए। और ये पूरे देश के तरफ से जितने भी पार्टियां हैं अपनी बात तो रखेंगे। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस मांग के साथ पूरा विपक्ष खड़ा नहीं है। विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार ने कहा है कि वे इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये सेंसिटिव इश्यू है, इसके बारे में सब कुछ बताना संसद में संभव नहीं, इसलिए विशेष सत्र बुलाने की बजाय बेहतर होगा सभी को एक साथ बुलाकर बिठाया जाए और क्या हुआ है इसके बारे में जानकारी दी जाए। मगर ये सेंसिटिव इशू है, डिस्कशन सीरियस इशू है, तो सदन में लेना मुश्किल होता है। और सेशन से ज्यादा लाभ हम आपस में बैठेंगे तो होगा। दूसरी ओर कांग्रेस और आरजेडी की ओर से विशेष सत्र की मांग पर बीजेपी ने तंज कसा है। इनके पास कोई मामला ही नहीं है। यही लोग ना जब सत्ता में थे कांग्रेस के साथ, बंबई में बम धमाका होता था, संसद पर हमला हुआ, देश के कोने कोने में हमला हुआ, और आज कोई माइक का लाल का हिम्मत नहीं है कि देश पर जो तिरछी नजर से देख ले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने स्थिति साफ कर दी है। बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी गई, उसके बाद भी ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष विशेष सत्र बुलाने की जिद पर क्यों अड़ा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह साफ कर दिया है कि इसे अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। विपक्ष इस पर सियासत करने में लगा हुआ है, खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव भी होने हैं। बिहार कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक पोस्ट किया जिस पर सियासी बयानबाजी अब शुरू हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है जब तक पहलगाम के दरिंदे जिंदा हैं। ये पोस्ट किया गया है बिहार कांग्रेस की तरफ से। बिहार कांग्रेस ने अपने इस पोस्ट में 4 आतंकियों की तस्वीर भी साझा की है। कांग्रेस के इस पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस आतंकियों के अंत का सबूत मांग रही है, तो बीजेपी और जेडीयू ने इसे सेना और राष्ट्र का विरोध करार दिया है। दरअसल कांग्रेस की इस करतूत ने हमारी सेना के शौर्य पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, जिससे सेना का मनोबल प्रभावित हो सकता है। राष्ट्र हित में कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं पूछता हूं, क्या ये घटना का बदला पूरा हो गया? क्या वो चारों आतंकवादी पकड़े गए? क्या वो चारों आतंकवादी मारे गए? नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। सच्चाई ये है कि जब तक वो चारों आतंकवादी पकड़े नहीं जाते, मारे नहीं जाते, तब तक यह ऑपरेशन सिंदूर अधूरा है। अगर बिहार कांग्रेस के ट्वीट करने वाले नेताओं को मालूम है, लेकिन किसी को टैग नहीं कर करके आप आतंकी की तस्वीर जारी कर रहे हैं, उसका नाम और पता नहीं बता रहे हैं, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही है, अक्षम्य अपराध है। ख्याल रखना होगा कि देश और देशवासी चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ मजबूत संकल्पों से, मजबूत विचारों के साथ, और जो देश और देशवासियों की सोच है कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। कांग्रेस की पोस्ट पर बिहार में सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस, सरकार के सीज फायर पर बार बार सवाल खड़े कर रही है। इससे पहले भी कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की तस्वीर के साथ एक पोस्टर शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता। और अब वो पहलगाम हमले के आतंकियों के खात्मे का सबूत मांग रही है, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान का क्या हश्र किया, ये सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया के सामने है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और आज सुशील मोदी की पहली पुण्यतिथि है। इस साल बिहार में चुनाव भी है। लगभग 35 साल बाद बिहार बीजेपी बिना सुशील मोदी के चुनावी मैदान में उतरने वाली है। बीजेपी के तमाम नेता उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सुशील मोदी
बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम जो बिहार बीजेपी की नींव माना जाता है, जिसे बिहार बीजेपी का चाणक्य कहा जाता रहा, जिसने बिहार की सियासत को नई दिशा दी। सुशील मोदी सत्ता में रहे या विपक्ष में, हमेशा बीजेपी के लिए मुख्य सूत्रधार बने रहे। जेपी आंदोलन से लेकर बिहार की सियासत के हर बदलाव और उतार चढ़ाव के गवाह रहे सुशील मोदी। करीब 35 साल बाद इस बार बीजेपी बिहार में उनकी गैर हाजिरी में चुनाव लड़ने जा रही है। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हम लोग बगैर सुशील मोदी जी के लड़ेंगे, लेकिन निश्चित रूप से उनकी विचारधारा, संगठन को उन्होंने जो विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा किया, वह संगठन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा और उनके सपनों को साकार करने वाला यह चुनाव होगा। सुशील मोदी की शख्सियत एक ऐसे नेता के रूप में रही जो राजनीति में हमेशा अपडेट रहते थे और किसी भी विषय पर गहनता के साथ जानकारी रखते थे। विपक्ष में रहते हुए सुशील मोदी ने लालू प्रसाद के शासनकाल में हुए कई घोटाले और अनियमितताओं का खुलासा किया। बीजेपी को विपक्ष से एक बार फिर सत्ता में खड़ा कर दिया। सम्राट चौधरी बताते हैं कि जब सुशील मोदी खिताब निकालते थे तो लोग खौफ खाते थे कि पता नहीं किसका खुलासा होगा। कि मोदी किताब लेके चलते थे। मेरी तो पहली मुलाकात लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर मैंने उनको देखा था, और उस जमाने में हम देखते थे कि जब सुशील जी कोई किताब लेकर आते थे तो सरकार में खलबली मच जाती थी, आज कौन सा नया घोटाला खोलने वाले हैं। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के बीच के संबंध और दोनों की जोड़ी को बिहार के विकास में बड़ा अध्याय माना जाता है। सुशील मोदी जब तक बिहार की सियासत में रहे, नीतीश कुमार के कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे और बिहार के बजट को 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ से ज्यादा कर दिया। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन था, तो एंड दे वर वर्किंग स्मूथली। और इतना काम करना, इतना यू ऑलवेज थिंकिंग हाउ टू डेवलप बिहार, और दोनों नीतीश कुमार का साथ रहता था तो बहुत काम वो कर सकते थे। फिर जब थोड़ा पता नहीं अनबन कुछ, तो मेरे को इतना पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता था। मैंने कहा क्या है ये, क्या है तुम्हारा नीतीश कुमार के साथ, व्हाट इज योर रिलेशन? कभी अच्छा इतना काम कर रहे हो, कभी क्या है तुम्हारा रिलेशन? सो दैट वाज द टाइम जब उन्होंने बोला कि वो मेरा दोस्त है, और 2 आंसू उनका आंख से ऐसे गिरा। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए के साथ मजबूती से बिहार में रणनीति बनाने में जुटी है, पर सुशील मोदी की अनुपस्थिति पार्टी को हमेशा खलेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और वहीं सुशील कुमार मोदी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजेंद्र नगर रोड नंबर 8 स्थित पार्क पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। पार्क का नाम सुशील मोदी के नाम पर रखने की घोषणा की गई। सीएम नीतीश कुमार ने पार्क का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा करते हुए कहा कि 13 मई को पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह के रूप में इस दिन को मनाया जाएगा। साथ ही पार्क में सुशील मोदी की आदमकद प्रतिमा लगाई जाएगी, इसकी जानकारी भी दी। और वहीं एलजेपी आर की सांसद शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उनके बिहार आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो बिहार में मेहमान के तौर पर आते हैं और बिहार में अतिथियों का स्वागत किया जाता है, लेकिन बिहार चुनाव पर इसका कोई असर नहीं होगा। तो वो तो आते रहते, उनके आने ना आने से कोई फर्क बिहार को नहीं पड़ने वाला है। वो हम हमेशा कहते हैं कि वो मेहमान है और बिहार के लिए अतिथि देवो भव हमारा संस्कार है। वो आएँ और वो जाएं, इससे हमारे इलेक्शन के और चुनाव के नतीजे पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और अब बात खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 2 मैच तीरंदाजी और बैडमिंटन प्रतियोगिता की मेजबानी भागलपुर कर रहा था। आज बैडमिंटन प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खिलाड़ियों से मुलाकात की और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बिहार के खेल विभाग के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है। हौसला अफजाई करते हुए
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में खेल का एक बेहतर माहौल बना है। मैं अभी बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीती हूँ। मुकाबला अच्छा था, काफ़ी रैलीज चल रही थी और मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह भी लिए, सब कुछ अच्छा था। कितनी मेहनत की थी इसके लिए आपने गोल्ड के लिए? गोल्ड के लिए बहुत मेहनत की थी, दिन रात प्रैक्टिस और सब डाइट वगैरह सबका ध्यान रखा। गेम्स 2025 का जो बैडमिंटन और आर्चरी भागलपुर में जो आयोजित किया गया है, बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद आए हैं यहाँ और उन्हीं का प्रेरणा से सभी जो खेल का माहौल जो बिहार में बना है। और वहीं भागलपुर में ही जगदीशपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय मुखेरिया में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत आयोजित विशेष शिविर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाभुकों से संवाद किया। वहीं जिला प्रशासन के लगाए गए 22 स्टॉल का निरीक्षण भी किया। पार्टी का रहेगा, पार्टी देखेगा। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री, उस वक्त की तस्वीरें हैं। और भागलपुर में सीएम नीतीश का संवाद हुआ। इसके साथ साथ लाभुकों से सीएम ने संवाद किया, उनकी समस्याएं जानी, योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने चर्चा की। और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान आतंकियों से लोहा लेते हुए सीवान के लाल और आर्मी जवान राम बाबू सिंह शहीद हो गए। परिजनों ने बताया कि 9 मई को बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह घायल हुए थे। इलाज के दौरान उनकी शहादत हो गई। आज उनका शव पैतृक गांव बढ़हरिया प्रखंड के वसीलपुर गांव पहुंचेगा। उनके शहादत के बाद जिले में गम का माहौल बना हुआ है। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा भी है और गांव में मातम पसरा हुआ है। गांव के लोग उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे हैं। आज बताया जा रहा है कि देर रात तक उनके शव को गांव पहुंचाया जा सकता है। शहीद जवान राम बाबू सिंह की 4 महीने पहले शादी हुई थी। शहीद की पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूटा है। शहीद हो गए पानी बोल कल शाम के 4 बजे के लगभग, कल शाम के 4 बजे के लगभग। देर शाम कितना होता है मालूम पड़ कि राम बाबू सिंह अब दुनिया में नहीं रहा, शहीद हो गए बानी। कब उनका पार्थिव शरीर आवे वाला बालू फोन यूनिट में तो कॉल नहीं आला सर कि हम लगभग कल 4 बजे शाम तक पहुंचे। एक ही साथ ट्रेनिंग की है, मतलब जितने भी नासिक में ट्रेनिंग किए थे एक ही साथ ट्रेनिंग किए थे। उसके बाद ये जम्मू चले गए पोस्टिंग और मैं चला गया दूसरे जगह। आप लोग के बीच में बात विचार होती थी? मतलब हर 10 दिन 5 दिन में बात होती रहती थी थे ना। तो मेरे घर आते थे, मैं इनके घर कितना बार भी आया था। आपका घर यहीं पड़ता है? मेरा घर पड़ता है मझोलिया। मझोलिया। तो आप जैसे आपको कब मालूम पड़ा कि हमारे दोस्त अभी सुबह मालूम पड़ा है, मतलब वहीं का लड़का फोन किया जो इनके यूनिट का मतलब लड़का है, फोन किया। और चलिए इसी खबर के